Very good evening, everyone. My name is सूरज. Welcome to मलुका IAS. ये जो लेक्चर है वो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है वर्ल्ड मैप के सेक्शन का. तो आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट की लोकेशन के साथ में उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से. सो नॉर्थ अमेरिका जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. वैसे तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली द लार्ज लैंड मास. ठीक है, सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इसमें नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड नंबर पे आता है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो ये किसके बाद आता है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और उसके बाद आता है अफ्रीका, देन कम्स दी नॉर्थ अमेरिका. सो नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. सो हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में हमने क्या किया है, बीच में एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट की है जिसको इक्वेटर कहा जाता है. वैसे तो अर्थ के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं है, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ के लिए, यानी कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, अर्थ को समझने के लिए हम बीच में एक इमेजिनरी लाइन लगा देते हैं, जिससे कि ऊपर वाला एरिया जो है इसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर. राइट, तो इसी तरह से एक ऐसे भी एक लाइन है जिसमें कि ये वाला जो साइड है, दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. राइट, सो ऐसे में नॉर्थ अमेरिका इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके साथ में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी ये आता है. राइट, सो दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हम इसको हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से अगर करना हो तो. ठीक है, तो जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें बीच में अगर आप मैप्स को भी इंक्लूड करोगे और फ्री हैंड से जब आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो काफी अच्छी हेल्प होती है. तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है. काफी सिंपल है, यानी कि ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज अलास्का एंड इस तरह से, और यहां से ये हडसन बे का एरिया, लॉरेशिया एंड, ठीक है, सो दिस इज द नॉर्थ अमेरिका. जरूरी नहीं है हमें एग्जैक्ट बनाना होता है, बट थोड़ा सा लगना चाहिए कि ये मैप क्या है, नॉर्थ अमेरिका का है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आप इंडिया का मैप बना दीजिए, तो इंडिया ऐसे आप बनाओगे, ऐसे सिंपल इस तरह से. ठीक है, ऐसे. अब लगना तो चाहिए, चलो ठीक है, पूरा एग्जैक्ट तो स्केल पे नहीं बना सकते, लेकिन बेसिकली देखने से लग रहा है कि किसका मैप है, ये इंडिया का मैप है. तो ऐसे में जो मैप्स हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के साथ. अब नॉर्थ अमेरिका में अगर देखा जाए तो इसमें ऐसे ये मैप ड्रॉ हुआ और ड्रॉ होने के साथ में ऐसे ये बनाया गया. राइट, सो इसके एक साइड अगर देखा जाए, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकली, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न साइड है, इस साइड अगर आप देखोगे यहां पे जो ओशन है, दिस इज द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन. और इसके वेस्ट की साइड में है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन. राइट, ऊपर है आर्कटिक ओशन, इसकी बाउंड्री है. नीचे अगर देखा जाए तो नीचे एक और कॉन्टिनेंट है जिसको साउथ अमेरिका के नाम से जानते हैं, और इसके साथ में छोटी छोटी बॉर्डर बॉडीज हैं, जैसे यहां पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको. ठीक है, यहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको का एरिया पड़ता है. और इधर जो है वो कुछ आइलैंड्स भी हैं जिनको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स कहा जाता है. न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स. आपको पता होगा कि यहां पे एक पर्सन आया था 1498 के आसपास जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये निकले तो भारत थे, लेकिन जब इन्होंने शिप के थ्रू चलना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम तो जीपीएस वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो ये डायरेक्टली सीधा जाकर के कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स के पास. जब ये यहां पहुंचते हैं तो यहां पहुंच करके इनको जब ये आसपास देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो इंडिया है ही नहीं, ये तो मैं ऐसी जगह आ गया कि जो इंडिया बिल्कुल लगे नहीं रहा है. इंडिया के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी कि वहां पे कोस्टल एरिया में ट्रेड चलता है, बहुत सारे लोग वहां से सामान खरीद करके लेकर के जाते हैं, चीजें सारी चलती है, बट यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं. तो
इस बात पे इनको ये पता चला कि ये जो लैंड है ये अभी इसके बारे में यूरोप में नहीं पता, दुनिया में नहीं पता, तो इसीलिए इसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड, इस पूरे एरिया को। तो इसी 1498 में आपको पता होगा कि भारत में एक और पर्सन आए थे जिसका नाम था वास्को दी गामा। ठीक है, तो जिन्होंने डायरेक्ट सी रूट को ढूंढ निकाला था भारत के लिए, जिससे कि वो अरब मर्चेंट से बचा जा सके, डायरेक्ट ट्रेड किया जा सके। राइट, तो ऐसे में ये ज्योग्राफी यहाँ पे ये भी थोड़ा बताने की कोशिश कर रही है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में, दिस इज दी हडसन बे, हडसन बे का एरिया है। इधर ऊपर जो है दिस इज दी बियोफोर्ट सी, बियोफोर्ट सी, एंड हेयर इज दी बेरिंग सी, बेरिंग सी। तो ये सारी वाटर बॉडीज क्या हैं? आसपास पड़ती हैं, इसके आसपास देखने को मिलती हैं। राइट, तो चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार कि मैप में कौन कौन सी बॉडीज हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको साथ में यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। राइट, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रीज, कंट्रीज में अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो काफी सारी कंट्रीज हैं, कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। इसमें सबसे पहली जो अगर डिवीजन देखा जाए तो सबसे नीचे मैक्सिको मिलेगा आपको, मैक्सिको कंट्री। उसके ऊपर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर आती है कनाडा। राइट, अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी कंट्री है जो दुनिया में एक, जिसको हम कहा जाता है कि काफी पावरफुल कंट्री है। अब इस पावरफुल कंट्री के पीछे एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, साथ में लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। क्योंकि यूएसए के एक साइड देखेंगे तो एक तरफ पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ डायरेक्टली अटलांटिक ओशन है, और ऊपर देखेंगे तो कनाडा है, नीचे क्या है? मैक्सिको। तो यहां पे ये देखने को मिलता है कि ऊपर भी शांति है कनाडा के बॉर्डर के पास, मैक्सिको के बॉर्डर के पास भी कंप्लीट पीस है, और इस साइड भी समंदर है, और यहां भी क्या है? समंदर है। तो अपने घर में क्या है? शांति, क्योंकि पड़ोसी सारे शांत हैं। बट अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में एक साइड पाकिस्तान है, दूसरी साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है? चाइना। दोनों तरफ से तंग हो रहे हैं। और नीचे जो पानी की तरफ देखा जाए तो वाटर के अंदर भी, ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज इंडियन ओशन में होती रहती है। तो हमारे तो आसपास ही काफी ज्यादा चीजें खराब होती रहती हैं, काफी सारी चीजें होती रहती हैं, तो हमारा सारा ध्यान अपने घर में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि अगर पड़ोसी शांत हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, तो हमारा घर भी सुरक्षित होगा। जैसे कि अमेरिका है, तो इसलिए अमेरिका के अंदर शांति है क्योंकि आसपास इसके बहुत सारा पीस है। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस में ये बाहर जाके कहीं भी शांति नहीं क्रिएट होने देगा। जैसा फॉर एग्जांपल कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का देखा जाए तो ये बाहर जाकर के, जैसे इराक हो गया, बाहर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है, इराक है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, ठीक है, यूक्रेन है, क्योंकि अपने घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, जिनके अपने घर में शांति नहीं होती वो दूसरों के घर में कैसे वो अशांति क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोकेशन का बड़ा एडवांटेज है। तो यहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा का बीच में एक बॉर्डर पड़ता है। ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को कहा जाता है 49th पैरेलल। ठीक है, दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज 49th पैरेलल। और ये जो सीधा नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा आपको आगे क्या मिलेगा? जिगजैग में मिलेगा ऐसे। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा है। तो ऊपर क्या है? कनाडा, नीचे क्या है? मैक्सिको, बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक एरिया ऐसा है जिसको अलास्का कहा जाता है। सो दिस इज द अलास्का। ये जो अलास्का वाला एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे भी। पहले ऐसा बताते हैं कि जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, उसके पास ये अलास्का का एरिया था, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने यूएसए को ये एरिया बेच दिया था। तो यूएसए को अगर बेच दिया तो आज यूएसए के पास ये एरिया है, ठीक है, और साथ में कनाडा का एरिया लग गया। इसके ऊपर जस्ट ही बियोफोर्ट सी है। कहते हैं कि इस बियोफोर्ट सी के अंदर यहां पे मिनरल ऑयल रिजर्व्स है, मिनरल ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, तो मिनरल ऑयल रिजर्व है तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एरिया पड़ जाता है, एक इंपॉर्टेंट एरिया है। साथ में यहां पे है बेरिंग सी। ये जो बेरिंग सी है ये एशिया से अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, दिस इज दी बेरिंग सी। और इसके नीचे आएंगे तो नीचे आकर के नॉर्थ पैसिफिक ओशन आ गया। नॉर्थ पैसिफिक के साथ में यहां पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ऐसे जब ऊपर चले गए, दिस इज द लैब्राडोर सी। और
इसके साथ में जो ग्रीनलैंड है, जिसको सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है, ये ग्रीनलैंड भी कौन से पार्ट में आता है? ये नॉर्थ अमेरिका में ही इसको कवर किया जाता है, राइट? तो नॉर्थ अमेरिका में ये भी कवर हो गया। तो ऐसे पहली स्लाइड में हमने लोकेशन जानने की कोशिश की कि नॉर्थ अमेरिका कहां लोकेट करता है, और लोकेशन के साथ में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट्स थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, राइट? सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, हम चलते हैं। तो इसमें है फिजियोग्राफी, दैट इज द फिजियोग्राफी मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसमें हम डिस्कस करते हैं फिजियोग्राफी में माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, और इसके साथ में वहां की जो टोपोग्राफी है, लैंडस्केप है, उसका डिस्कशन इसमें ज्यादा रहता है। तो अब सबसे पहले देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में एक वेस्टर्न रीजन है, ठीक है? वेस्टर्न रीजन, अब आप मान लीजिए कि यहां पे ये नॉर्थ है, यहां ये साउथ आया, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, ओके? सो वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहां पे काफी सारे माउंटेन्स आपको मिलेंगे, एंड दे आर ऑल यंग माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स का मतलब होता है कि ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन अभी कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही मिलियंस ईयर्स के पहले ये सारा जन्म हुआ, इसलिए इनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है। तो यहां पे जो यंग माउंटेन्स है उसमें रॉकीज माउंटेन्स हैं, ब्रूक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, ये कोस्टल रेंज मिलेगा, कोस्टल रेंज के सियारा नेवेडा है, सियारा मेद्रेज है, ये सारे पूरे माउंटेन्स रेंजेस हैं, ठीक है? इनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। दे आर दी फोल्ड माउंटेन्स। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से इन फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, और यहां काफी टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहां अर्थक्विक्स बहुत ज्यादा आते हैं, और लगातार वॉल्चेन ऑफ वॉल्केनोज भी यहां पे मिलता है। सो रॉकीज आर, दे आर दी यंग माउंटेन्स, वेरी यंग, लाइक इन इंडिया वी हैव हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो हिमालयास में भी अगर आप देखोगे, हिमालयास भी काफी यंग माउंटेन्स हैं, और दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज आज भी हिमालय में होती हैं, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि हिमालय इज कंटिन्यूअसली राइजिंग एट अ रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर ईयर, राइट? तो ऐसे पहला कौन सा है? ब्रूक्स रेंज। तो ये जो ब्रूक्स रेंज है ये आपकी ऊपर अलास्का वाले पार्ट में है, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि रॉकीज का एक्सटेंशन है, रॉकीज ऊपर एक्सटेंड करते हैं, नीचे अलास्का रेंज आती है। ये जो अलास्का रेंज है, अब यहां पे आप देखोगे कि इधर से क्या होता है कि आर्कटिक सर्कल पास करता है, ठीक है? आर्कटिक सर्कल पास करने की वजह से यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो यहां से पास करेगा लैटिट्यूड, तो काफी ठंडा एरिया होता है, तो यहां पे बर्फ पड़ी होती है अलास्का वाले एरिया में। लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से नीचे से क्या होता है कि वॉल्केनो, ऊपर बर्फ पड़ी है, पूरे ग्लेशियर्स बने हैं, लेकिन नीचे से कंटिन्यूअसली मैग्मा राइज कर रहा है, और जब ये मैग्मा राइज करता है, मैग्मा राइज करने की वजह से अंदर से बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट होती है, जहां से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट कर जाता है, तो यहीं से ही क्या होता है कि स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कुकर की सीटी निकाली जाती है तो उससे भी स्टीम बाहर आती है। तो ऐसे में जब स्टीम बाहर आती है, तो स्टीम बाहर के आने के प्रोसेस में यहां पे बहुत सारा स्टीम जगह जगह से निकलती दिखाई देगी। तो इस अलास्का रेंज के पास इसको कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, वैली ऑफ 10,000 स्मोक, ठीक है? ये कहा जाता है द वैली ऑफ 10,000 स्मोक, यही एरिया है, एंड दिस इज द अलास्का रीजन एंड द अलास्का एरिया, ठीक है? आगे रॉकीज हैं, तो रॉकीज ऐसे चले गए, काफी फेमस हैं और काफी ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन है, और काफी ये भी माना जाता है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एनिमल्स की स्पीसीज, प्लांट्स की स्पीसीज अच्छी खासी मानी जाती हैं, ठीक है? नीचे तक इनका एक्सटेंशन है, ऐसे चलेगी। उसके बाद आगे का जो एरिया है, सो दीज आर कॉल्ड एज ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर देखें तो इनको ग्रेनरीज भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे किसान ज्यादातर क्या करते हैं, ये अपनी लैंड को एक साथ पूल करते हैं, 3 से 4 लोग इकट्ठे होंगे, और जो बड़ी बड़ी लैंड के टुकड़े होते हैं उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद एक साथ रिसोर्सेज को पूल करते हैं, जैसे कुछ ट्रैक्टर्स हो गए,
ठीक है, साथ में हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, एक साथ लगाएंगे और कई 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब खेती की जाएगी, मशीनों से खेती की जाती है, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा माना जाता है। तो ग्रेट प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल इन दिस एरिया, और फर्टाइल होने के साथ में जो रॉकीज माउंटेन्स हैं, रॉकीज के ईस्टर्न साइड्स पे, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप्स हैं, यहां पे कुछ विंड्स चलती हैं जिन विंड्स का नाम है चिनूक विंड्स। ठीक है, चिनूक विंड्स। ये चिनूक विंड्स वैसे तो ड्राई विंड्स होती हैं, लेकिन साथ में ये वार्म भी होती हैं। तो ये चिनूक क्या करती हैं, रॉकीज के ऊपर से जो बर्फ है उसको मेल्ट करती हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से बर्फ मेल्ट होती है, उसके मेल्ट होने से यहाँ पे, ठीक है, नीचे जो वाटर है, वाटर की सप्लाई भी मिलेगी। साथ में जब लैंड यहाँ पे विंटर्स के बाद जब समर्स आती हैं, समर्स में जब जल्दी यहाँ से इजी होती है, तो उसके बाद जैसे ही वो होना स्टार्ट होती है, तो उससे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऐसा होते ही, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो बहुत ही नॉर्मल है जो इस एरिया में होगा। तो इसके बाद आगे अगर आप चले जाओगे तो इधर जो है वो कनाडा के पार्ट्स में कैनेडियन शील्ड है। ये जो कैनेडियन शील्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बहुत एक पुराना एरिया है जिसके ऊपर सॉफ्ट रॉक्स हुआ करती थी। बट समय के साथ में जो वेदरिंग के प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग के प्रोसेस होने की वजह से वो सॉफ्ट रॉक्स निकल जाती हैं, इरोड हो जाती हैं, और नीचे से हार्ड रॉक्स बाहर आ जाती हैं। आज ये जो हार्ड रॉक्स हैं, इन हार्ड रॉक्स में बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स निकलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल्स हैं, और यही मिनरल्स क्या होते हैं, दे आर द बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो एरिया है कैनेडियन शील्ड वाला, जिसको बैथोलिथ भी कहा जाता है, इसमें अबंडेंस में मिनरल्स अवेलेबल है, राइट। आगे हडसन बे का एरिया है, तो हडसन बे एक छोटा एरिया है, यहाँ पे ये बे मिल जाती है। उसके बाद कनाडा में कुछ बहुत सारी लेक्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ये कैनेडियन शील्ड हमने पढ़ लिया कि लार्ज नंबर ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद जो ईस्टर्न रीजन है, तो ईस्टर्न रीजन में भी कुछ माउंटेन्स हैं, और ये जो माउंटेन्स हैं इनको कहा जाता है एपेलेशियन माउंटेन्स। एपेलेशियन माउंटेन्स, राइट। सो ये एपेलेशियन माउंटेन्स अगर आप देखोगे, ये एक तरह से ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, बहुत पुराने पहाड़ हैं। जैसे आज भारत में अरावलीज हैं, वैसे ये भी कभी थे, ठीक है, एक तरह से। तो अरावलीज आज टूट चुके हैं, बहुत छोटे हो चुके, लेकिन आप देखोगे अरावली कभी बहुत ऊंचे माउंटेन्स हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अरावलीज का फॉर्मेशन आज से 1.5 बिलियन ईयर्स तक पहले हुआ था। वैसे सेम टू सेम ये भी है हमारे पास, पुराने हैं। बट ये एपेलेशियन माउंटेन्स अगर आप देखोगे, तो आज एपेलेशियन माउंटेन्स के इस तरफ क्या होता है, बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, और इस हैवी स्नोफॉल होने की वजह से ये दुनिया के लिए एक स्कीइंग डेस्टिनेशन बन जाती है, जहां पे दुनिया भर के जो लोग हैं वो स्कीइंग करने आते हैं, घूमने आते हैं, ठीक है। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप्ड है। उसके साथ एपेलेशियन माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर बने हैं, ये ग्लेशियर जैसे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं समर्स के टाइम पे, तो यहां से सोर्स ऑफ रिवर, यानी पानी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया, और पानी को क्या मिल गया, स्लोप। तो जब स्लोप मिली तो पानी क्या करेगा, बहुत तेजी से आएगा, यंग रिवर्स होंगी, बहुत रैपिड फ्लो होगा। तो इसी फ्लो के बेसिस पे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना करके उसका क्या करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेंगे, यानी हम यहां पे पावर जनरेशन भी कर रहे हैं। एपेलेशियंस आर आल्सो द सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। यहां बहुत बड़े स्केल पे कोल मिलता है, कोल को निकाला जाता है, और कोल को निकाल करके हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में एपेलेशियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे देखने को मिलते हैं। तो पहला हमने देखा वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन के अंदर सारे यंग माउंटेन्स हैं, अभी बने हैं। सेकंड डिस्कस किया, ठीक है, हम लोगों ने ग्रेट प्लेन्स। तो ग्रेट प्लेन्स का मैंने आपको बताया कि इसमें डीप रिच सॉइल है, और इसके साथ में इनको कहा जाता है बेसिकली कि इसमें नेचुरल गैस भी है, ऑयल भी है इनके बीच में, ऐसा भी देखने को मिलता है। और इनको ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ये एग्रीकल्चर भी यहां पे प्रैक्टिस होता है, राइट। सो नेक्स्ट है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड हमने अभी देख लिया कि दिस पार्ट इज द कैनेडियन शील्ड, और नीचे जो है वो है एपेलेशियन माउंटेन्स का। तो एपेलेशियन माउंटेन्स में अगर आप देखोगे तो ये एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्लेशियर्स के परस्पेक्टिव से, राइट, क्लियर। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ओके, सो नेक्स्ट अब थोड़ा सा बात करेंगे यहां फिजियोग्राफी के साथ में कुछ फैक्ट्स के बारे में भी। अब देखो, सबसे पहले लेक्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी लेक्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि एक के बाद एक लेक देखने को मिल रही है पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो प्लिस्टोसीन करके एक आइस एज हुई थी। उस आइस एज के अंदर जब यहां बहुत सारी बर्फ थी, उस बर्फ के होने की वजह से इस एरिया में डिप्रेशंस बन गए। बाद में जब वो आइस एज खत्म हुई तो ये इन डिप्रेशंस के अंदर पानी भर गया, जहां पे आज आपको बड़ी बड़ी लेक्स मिलती हैं। इसमें सबसे पहली लेक आपको यहां पे मिलेगी ग्रेट बियर लेक। तो ये जो ग्रेट बियर लेक है ये कनाडा के अंदर है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां सर से जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है। ठीक है, ग्रेट बियर वाले एरिया में क्या पास करेगा? आर्कटिक सर्कल यहां से पास करेगा, सर्कल। और ये ऐसा एरिया है जहां पे आपको मिडनाइट सन देखने को मिलता है, मिडनाइट सन ऑन 21 जून। ठीक है, 21 जून के टाइम पे यहां पे मिडनाइट सन भी होता है इस एरिया के अंदर। और नीचे है ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, उसके नीचे है लेक अथावास्का, लेक अथावास्का के नीचे लेक विनिपेग। ये सारी लेक्स कहां हैं? कनाडा के अंदर मिलती हैं। ठीक है, कनाडा के अंदर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाकर के अब क्या है, यहां पे बॉर्डर आ गया। सो ये जो बॉर्डर है ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा इधर, दैट इज द 49th पैरेलल। बट जैसे आगे गए अब ये बॉर्डर क्या हो गया, अब ये ऐसे मिलेगा आपको। तो देखो, इंटरनेशनल लॉ ऐसा कहता है कि जिस भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, ठीक है, आपको यहां पे जब रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, लेक्स देखने को मिलती हैं, तो बॉर्डर कभी भी सीधा नहीं हो सकता, बल्कि उन रिसोर्सेज को दोनों देशों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अदरवाइज तो ये लड़ाई हो जाती है यहां पे। ठीक है, हमेशा ये बॉर्डर ऐसा रहता कि जहां पे हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, दोनों तरफ शांति बनाए रखने के लिए क्या किया गया, इन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये जो लेक्स हैं, इसमें कुछ जो लेक्स हैं उनको हम लोग 5 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो इन ग्रेट लेक्स में सबसे पहली लेक है लेक सुपीरियर। ठीक है, दिस इज द लेक सुपीरियर। और ये जो लेक सुपीरियर है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, राइट। तो फ्रेश वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है लेस देन 5 ppt, यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है? लेस देन 5 ppt। तो पानी पीने लायक है। बारिश का पानी होता है पीने लायक होता है, बट समंदर का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। भारत की कौन सी है सबसे बड़ी लेक? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कहां पे है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कई बार। ठीक है, तो आप जरूर बताना इसके बारे में। तो लेक सुपीरियर के आसपास क्या है? यहां पे आयरन ओर है, आयरन ओर मिलता है। और ऊपर से क्या है कि ये जो लेक्स हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ा भी गया। जैसे सेकंड लेक यहां पे आती है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है। ये कनाडा के साथ नहीं शेयर करते, बल्कि आपको कहां मिलेगी? यूएसए में। और आगे जो लेक है दैट इज लेक ह्यूरॉन। दिस इज द लेक ह्यूरॉन, काफी फेमस लेक है। नीचे लेक एरी है, आगे है लेक ओंटारियो। सो दीज आर इंपॉर्टेंट 5 ग्रेट लेक्स। इन सभी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ा गया है कैनाल सिस्टम से, कैनाल सिस्टम से। और इन लेक्स के आसपास क्या रहता है कि इधर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज जैसे मैं आपको बता रहा था कि आयरन ओर मिलता है। ठीक है, आयरन ओर के साथ में निकल मिलता है यहां पे, निकल के साथ में, ठीक है, यहां पे क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल सेंटर, ऑटोमोबाइल सेंटर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील। जैसे एक जगह है यहां पे दुलुत, बड़ा फेमस सेंटर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के फॉर्म में। तो जब इतना कुछ यहां मिलेगा
तो क्या किया जाता है, यहां पे इन लेक्स को बना दिया गया है नेविगेबल। तो अगर किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग लेक सुपीरियर के पास भी हो रहा है तो उसको यहां से जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको यहां से ट्रांसपोर्ट करके सीधा लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और आगे जाके लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस रिवर से होते होते सीधा अटलांटिक जा सकते हैं, सीधा अटलांटिक निकलेंगे और अटलांटिक निकल के, ठीक है, यहीं से क्या करेंगे, इधर से पूरी दुनिया में उसको सप्लाई किया जा सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 5 इंपॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, इसको देखो, जो वाटर है और वाटर के साथ में इसमें नेविगेशन तो हो रहा है, लेकिन जो पावर सप्लाई है वो कहां से आ रही है, एपेलेशन, क्योंकि एपेलेशन में क्या मिलेगा आपको, यहां पे आपको सिंपली मिल जाएगा एपेलेशन के आसपास, यहां पे स्पेसिफिकली दी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको यूज किया जाता है। राइट, क्लियर। ऊपर यहां पे देखने को मिलेगा लेब्राडोर पेनिनसुला, दिस इज द लेब्राडोर पेनिनसुला। अब थोड़ा सा लेक्स के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़े एक बड़े मैप के अंदर ओके, सो तो ये जो मैप है, इस मैप के अंदर आप देख रहे होंगे सारी लेक्स। तो यहां पे ऊपर कनाडा है और नीचे आपको यूएसए मिलेगा। तो लेक सुपीरियर को क्या कर दिया, बीच में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मिशिगन पूरी तरह से किस में आ गई, ये आपकी पूरी तरह से यूएसए में आती है। ठीक है, ऊपर से लेक ह्यूरॉन है, हाफ ऑफ कर दी है, लेक एरी हाफ है, और इधर लेक ओंटारियो और यहां से सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो आगे निकल जाती है। इधर बड़ा फेमस टोरंटो कनाडा का मिलेगा आपको, लेक ओंटारियो के पास। यही किंगस्टन नाम का शहर भी है जो लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है। सो लोकोमोटिव का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे इंजन्स बनते हैं, या फिर आपने एक कार्टून आता भी था बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, रेलवे इंजन्स को चलाते हैं। तो सेम यहां भी क्या है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री काफी ज्यादा यहाँ की फेमस है। तो ऐसे में ये है हमारी कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के और फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।